आप सभी का स्वागत है। पोर्चुगल के लिए इतने लोग इच्छुक क्यों रहते हैं? आपने बहुत ये चीज़ नोटिस करी होगी कि स्पेसिफिकली पोर्चुगल के सबसे ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि पोर्चुगल का वीज़ा कब ओपन होगा, कौन सी कैटेगरी होगी, पोर्चुगल में कब घूमने जा सकते हैं, कब नहीं जा सकते, या फिर हम क्या किसी और का वीज़ा लेके कंट्री का, यूरोप की, हम पोर्चुगल जा सकते हैं। ऐसा क्या है पोर्चुगल में जो हर कोई पोर्चुगल के लिए इतना इच्छुक रहता है? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है। यूजुअली पोर्चुगल में ज़्यादातर इंटरेस्टेड दो तरीके के लोग रहते हैं। एक तो जो ट्रैवलर हैं जिन्होंने सिर्फ पोर्चुगल को देखना है कि भाई बहुत सुंदर देश है, हमने बड़ा सुना है, बहुत अच्छा है, और वो लोग हैं जो यूरोप में सेटल होना चाहते हैं। अब यहाँ पे आयरनिकली किसी को अगर स्वीडन में सेटल होना है वो भी पोर्चुगल में इंटरेस्टेड है, किसी को जर्मनी में सेटल होना है वो भी पोर्चुगल में इंटरेस्टेड है, किसी को ग्रीस में जाना है तो वो भी पोर्चुगल के लिए इंटरेस्टेड है। उसका रीज़न ये है कि यूरोप के अंदर जो सबसे फास्टेस्ट सोर्स ऑफ रेजिडेंसी है वो पोर्चुगल की है। यानी यूजुअली 1 साल के अंदर अगर आप किसी वर्क वीज़ा पे जाते हैं तो पोर्चुगल की रेजिडेंसी मिल जाती है। और पहले तो टूरिस्ट की भी कोरोना से पहले, इससे पहले ही मिल जाती थी, बट आजकल टूरिस्ट की थोड़ी ज़्यादा, 1.5 साल लगा लीजिए आप, उनको 1.5 साल लग जाता है रेजिडेंसी में। और कुछ केसेस को उससे ज़्यादा भी लग सकता है और कुछ केसेस को उससे कम भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है सारा का सारा थोड़ा लक के ऊपर भी। कई बार अपॉइंटमेंट डेट लेट की हो जाती है, या फिर कई बार डॉक्यूमेंट्स विद हेल्ड कर लिए जाते हैं तो उस केस में टाइम लग सकता है। कई बार अपॉइंटमेंट जल्दी की हो, डॉक्यूमेंट बिल्कुल बटर स्मूथ हो तो उनका काम जल्दी भी हो जाता है। अब पोर्चुगल की रेजिडेंसी के फ़ायदे क्या हैं? चलिए, हमने मान लिया कि लोग इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है, पोर्चुगल एक रेजिडेंसी ऑफर कर देता है। पोर्चुगल की रेजिडेंसी पे आप यूरोप के किसी भी देश में जा सकते हैं, फर्स्ट थिंग। कभी भी इंडिया जा सकते हैं और दोबारा फिर यूरोप में आ सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। करेक्ट, आपने सही सुना। सिर्फ एक रेजिडेंसी के कार्ड पे आपको यूरोप की किसी भी कंट्री का वीज़ा चाहिए ही नहीं। यूरोपियन यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन और शेंगन में किसी भी कंट्री का वीज़ा ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक पोर्चुगल रेजिडेंस कार्ड है, सिर्फ उसी कार्ड के बेसिस पे आप कभी भी इंडिया आएँ, कभी भी यूरोप जाएँ, कोई आने जाने पे कोई कंडीशंस नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब वो रेजिडेंस कार्ड की ये तो चलो ठीक है, इसकी फैसिलिटीज़ हैं। अब वो किसको लेना चाहिए? ये उनको लेना चाहिए जो यूरोप में लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर देखते हैं, जो जिनकी एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छी है, जो चाहते हैं कि मैं अपना और अपनी फैमिली का जो है करियर सेट करना चाहता हूँ, लाइफ सेट करना चाहता हूँ, यूरोप में सेटल होना चाहता हूँ, किसी भी कंट्री में मैं इच्छुक हूँ जाने के लिए। तो उस केस में वो पोर्चुगल की रेजिडेंसी का एक क्विक वे आउट ले सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि पोर्चुगल में आपके पास कोई सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सोर्स ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए, यानी आप कहाँ काम कर रहे हैं और कहाँ पे रह रहे हैं, और आपके टैक्सेस बाकायदा टाइमली सबमिट होने चाहिए। ये 3 सबसे बड़ी कंडीशंस हैं और तीनों की तीनों लीगल और लेजिट हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो आप टैक्सेस कैसे देंगे, और अगर आपके पास रेजिडेंस ही नहीं है तो आप वहाँ रहेंगे कहाँ, राइट? तो तीनों की तीनों लेजिट होनी चाहिए, टैक्सेस आपके बाकायदा फिल होने चाहिए। रेजिडेंसी की टेन्योर 2 साल का होता है, उसके बाद उसे रिन्यू भी करा दिया जाता है। रिन्यूअल पे तो 3 साल का मिल जाता है और 5 साल बाद सीधा आपको वहाँ की सिटीजनशिप या नेशनैलिटी मिल जाती है। अब ये इतना क्विक जो वे आउट है वो अगर देखा जाए तो पोर्चुगल यूरोप के अंदर है और कनाडा अमेरिका के अंदर है सिमिलरली, बट कनाडा का थोड़ा एक्सपेंसिव है, पोर्चुगल का काफ़ी चीप है। अब यहाँ पर चलिए ये तो हो गया। दूसरा, जैसे हमने बताया था कि वहाँ पे वो लोग भी हैं जो वाकई में ट्रैवल करना चाह रहे हैं। जी हाँ, ऐसे जो लोग हैं जो वहाँ पे सीरियसली सिर्फ ट्रैवल के लिए जाना चाह रहे हैं, उनकी परसेंटाइल 40 तो है ही। यानी 100 में से 40 लोग, उनका कोई वहाँ पे रहने का वो नहीं है, उनका है बस एक बार देखें, घूमें फिरें और वापस आ जाएं। 50-60-100 में से लोग ऐसे हैं जिनका बन जाता है, जो देखना चाहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। यानी उसमें 10 to 20% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, और एक्चुअल में 40 to 50%, 40% तो बिल्कुल मैं लिख के दे सकता हूँ जिनका बिल्कुल लॉन्ग टर्म जाने का ही प्लान है। इसीलिए पोर्चुगल वीज़ा सबसे टफेस्ट है इस वक्त, मतलब पिछले 3 सालों से सबसे टफ अगर कोई वीज़ा है तो एज ऑफ नाउ इट्स सी कैटेगरी पोर्चुगल शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा, और उससे भी टफ है पोर्चुगल सी कैटेगरी लॉन्ग स्टे मल्टीपल एंट्री पोर्चुगल टूरिस्ट वीज़ा। अगर ये वीज़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ये वीज़ा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पोर्चुगल के अंदर किसी भी और कंट्री का वीज़ा लेके जा सकते हैं। आप ग्रीस का, स्विट्ज़रलैंड का, या एस्टोनिया का, स्वीडन का, जर्मनी का, फ्रांस का, किसी का भी वीज़ा अगर आपके पास है तो आप तब भी पोर्चुगल में जाके ट्रैवल कर सकते हैं, फ़्लाइट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं।
और कुछ लोग हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो उस केस में मैं वीज़ा कन्वर्जन के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहता, क्योंकि पोर्चुगल में डायरेक्ट सेटल होने के और भी अलग अलग सोर्सेस हैं। एक वीज़ा कन्वर्ट कराना आपको बाउंड कर देता है, आप 1-1.5 साल तक आप बाउंड हो जाते हैं वहाँ पे, जब तक रेजिडेंसी नहीं आएगी तब तक मैं बाउंड हो गया। तो उससे अच्छा है कि आप क्यों ना वहाँ पे जाके, अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया है, बिजनेस प्लान है, तो कैटेगरी डी के एनेक्स 2 यानी D2 में जाके आप अप्लाई करें, जिसे एंटरप्रेन्योर वीज़ा कहा जाता है। उसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है एंड वी आर डीलिंग विद इट। अगर आप वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं तो रिसेंटली वर्क वीज़ा ओपन हुए हैं जो D1 कैटेगरी के हैं, लेकिन वो थोड़े से ब्लू कॉलर कैटेगरीज को इस वक्त एज ऑफ नाउ एंटरटेन नहीं कर रहे। वो थोड़े से वाइट कॉलर हो गया या फिर थोड़ा सा मीडियम रेंजेस यानी 7-8 यूरो पर आवर वाली वेजेस को इस वक्त थोड़ा सा एंटरटेन कर रहे हैं। और उनकी एज ऑफ नाउ प्रेफरेंस, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, जो दूसरे मतलब यूरोपियंस हैं, उनकी इस वक्त यहाँ प्रेफरेंस है, क्योंकि यूक्रेन से बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स इस वक्त यूरोप में एंटर हो चुके हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर जॉब। उसके अलावा रोमेनियंस हैं, बुल्गेरियंस हैं, दे आर ऑल्सो देयर, और बेलारूशियंस भी वहाँ पे काफ़ी काम करते हैं, पॉलिश नेशनल्स भी आते हैं, वो भी काम करते हैं। तो अल्टीमेटली इनका ये प्रेफरेंस रहता है कि पोर्चुगीज़ ना हो तो कोई दूसरा यूरोपियन हो। अगर उनको वहाँ पर भी नहीं मिलता कोई, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी थर्ड ऑप्शन में इंडिया को लिया जाता है, उसमें बाकी सारे देश भी इसी में ही आते हैं यूरोप से बाहर। ओके, तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि वीज़ा ठीक है, वो आपका इंडिविजुअल चॉइस है, आप कन्वर्ट करा सकते हैं, प्रोविजन है, उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है और हम भी हेल्प करा सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बेटर है अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइज तरीका है वहाँ पे जाने का। उससे क्या होगा, रेजिडेंसी फास्ट मिलेगी, 2 महीने के अंदर रेजिडेंसीज मिल जाती हैं कुछ वीज़ा कैटेगरीज में, आप वो भी ले सकते हैं। 1.5 साल तक आपको बनने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि पोर्चुगल को लेके लोग इतने ज़्यादा क्वेश्चंस लाते हैं कि भाई हमारे पास जर्मनी का वीज़ा है बट हमें पोर्चुगल जाना है, हम पोर्चुगल कैसे जाएं एक स्विट्ज़रलैंड के वीज़ा पे। हाँ, पोर्चुगल का वीज़ा किसी और कंट्री का करा के दे दीजिए, बट वी वांट टू गो टू पोर्चुगल। तो पोर्चुगल इसलिए सबकी लिस्ट में रहता है क्योंकि वो ऐसी फैसिलिटीज़ रेजिडेंसी की प्रोवाइड करता है। तो आपके क्वेश्चंस भी थे कि सर ये पोर्चुगल के इतने सारे क्वेश्चन क्यों होते हैं, या आप बताइए कि पोर्चुगल के पीछे इतने ज़्यादा क्यों लोग आपसे पूछते रहते हैं, ऐसा क्या है पोर्चुगल में। तो ये रीज़न है पोर्चुगल का। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। इसके अलावा अगर आप पोर्चुगल में रेजिडेंसी या वर्क के लिए या फिर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर वीज़ा के लिए, गोल्डन वीज़ा स्कीम्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी के लिए भी अगर हमारी हेल्प चाहते हैं, डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू। वी हैव ऑफिस इन पोर्चुगल, वी आर रजिस्टर्ड इन पोर्चुगल, और इन सभी सर्विसेज में हम आपकी वहाँ पे डायरेक्ट हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त यूरोप में ही हैं और आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली info@sftc.in पे आप हमें ईमेल करें। हम अपने पोर्चुगल टीम के साथ आपका इमीडिएट कॉन्टैक्ट क्रिएट करा के आपको जो भी हेल्प चाहिए उसे दिलाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।